अच्छा, अब हम लोग देख रहे थे टेक्स्ट के कलर्स देख लिए, बैकग्राउंड कलर देख लिए। अब हम अब हम लोग अगर देखें टेक्स्ट की साइजिंग, तो अच्छा, इससे पहले कि हम लोग करें तो एक एक्सटेंशन आती है टेलविंड इंटेलिजेंस के नाम से। सबसे पहले किसी ना किसी बंदे को एक आइडिया आता है। जब फॉर एग्जांपल किसी ना किसी ने सोचा होगा कि हम लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिससे इजीली लोग चैटिंग कर सकें व्हाट्सएप। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ है, ऊबर का आइडिया है, क्रीम का आइडिया है, फूड पांडा का आइडिया है। तो किसी ना किसी बंदे के माइंड में एक आइडिया आता है, फिर वो किसी एक सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जाता है, या अगर वो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो खुद बना लेगा, लेकिन नॉर्मली वो सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जाता है। अब जैसे ही वो सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जाएगा तो सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर एक डेडिकेटेड बंदा होता है, उसको उसका मतलब उसकी जो पोजीशन है उसका नाम होता है रिक्वायरमेंट इंजीनियर। वो रिक्वायरमेंट इंजीनियर उससे बात करता है, वो उससे सारे के सारे क्वेश्चन करता है कि भाई अगर आपका ये आइडिया है, फॉर एग्जांपल वो एसपी स्टोर है उसका, वो उसको ऑटोमेट करना चाह रहा है, तो पहले कैसे चल रहा है, अगर आपने ऑटोमेट करना है तो ऑटोमेट में कितनी चीज़ें ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें आप उससे डिस्कस करते हैं एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर। रिक्वायरमेंट इंजीनियर सारी चीज़ें उससे रिक्वायरमेंट देखता है कि ये क्या क्या चाह रहा है बनवाना, कितने पेजेस बनेंगे, डिज़ाइन कैसा मतलब थोड़ा बहुत चाह रहा है, तो सारी की सारी चीज़ें उसे लेगा, क्वेश्चन करेगा, टू एंड फ्रो जहाँ पे उसका सिस्टम अप्लाई होना वहाँ जाके देखेगा, सारी की सारी चीज़ें करके देखेगा। तो उसके बाद वो एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस में क्या होगा, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स लिख देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को एक दिखाऊं, मेरे पास पड़ा होना चाहिए, माई ड्राइव, बिजनेस SRS टेम्पलेट, ये एक टेम्पलेट है बेसिकली, मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम आ जाएगा और ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हर चीज़ के लिए उन्होंने एक बनाया हुआ, प्रोजेक्ट स्कोप क्या है, रेफरेंस क्या है, रेफरेंस प्रोजेक्ट स्कोप, टारगेट ऑडियंस क्या है, रेफरेंस का मतलब है कि अगर उसने कहा कि भाई डिज़ाइन देख लेना ज़रा ट्विटर से मिलता जुलता हो, तो वो यहाँ सारे रेफरेंस में आएगा। और उसके अलावा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, प्रोडक्ट फीचर आ जाएंगे कि वो फीचर क्या क्या चाह रहा है, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन चाह रहा है, कॉन्टैक्ट अस का सपोर्ट चाह रहा है, ईमेल सपोर्ट चाह रहा है, कोई AI इंटीग्रेशन चाह रहा है, तो ये सारे के सारे फीचर हम लोग यहाँ पर लिस्ट करेंगे। यूज़र क्लासेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आ जाएंगी, जो अगर कोई क्लासेस वगैरह बनेंगी तो वो सारी की सारी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट का मतलब है कि वो चलना कहाँ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो क्या वो एंड्रॉयड में चले या iOS में चले या दोनों में चले। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, मैक में चले, विंडोज़ में चले या फिर लिनक्स में चले, ये तीनों में चले। तो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर ना हर एक चीज़ इसी तरह यहाँ पर मेंशन करेंगे। सिस्टम फीचर 1, ऊपर हम लोग फीचर का नाम लिखते हैं, यहाँ पे पूरी डिटेल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे यूज़र लॉगिन करना है, तो पूरी डिटेल मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यूज़र लॉगिन करते वक्त ईमेल देगा, पासवर्ड देगा, यूज़र नेम देगा, पासवर्ड देगा, फ़ोन नंबर देगा, पासवर्ड देगा, उसको OTP जाएगा। तो जो भी रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, प्रॉपर इन डिटेल एक एक चीज़ यहाँ पर लिखी जाएगी कि भाई हम ये चीज़ यहाँ पर करना चाह रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ये है। मैं चाहता हूँ कि यूज़र आके ईमेल पासवर्ड से लॉगिन करे, यूज़र नेम से लॉगिन करे, या उसको कोई बार कोड स्कैन करना पड़े, तो कोई भी काम जो वो चाह रहा है वो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मैंशन होंगी। यहाँ पर हम लोग हर चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हार्डवेयर इंटरफेस कि मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट कितनी हो उसके सिस्टम की। जैसे फोटोशॉप यूज़ करते हैं उसकी थोड़ी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, फोटो भी यूज़ करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट कोई नहीं, क्योंकि वो गूगल पे मतलब सॉरी ब्राउज़र पे चल रहा है। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को लिखी हुई होंगी। फिर उसके बाद ये अपेंडिक्स आ गए, ग्लोसरी आ गई। ग्लोसरी में अगर हम लोगों ने कोई वर्ड यूज़ किए हैं टेक्निकल, तो वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन होंगे। मतलब ये इतना प्रिसाइज होता है कि जो ये हमारा डॉक्यूमेंट बनता है, जब भी हम लोग ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ये हम लोग इसको इतना प्रिसाइज रखते हैं कि जब हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ना, तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अगर वो बंदा चाह रहा है ना कि मेरी वेबसाइट में कलर ब्लू हो, तो वहाँ पर ब्लू कलर नहीं लिखा जाता कभी भी, क्योंकि ब्लू के अंदर बहुत सारे शेड्स आ जाते हैं। उस बंदे से मतलब डिफरेंट जगह है, मैं जब ये काम करता हूँ तो ये मेरी एक वेबसाइट है, मतलब मेरी तो नहीं है, coolers.co करके है, जहाँ से मैं कलर डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ से एग्जैक्ट कलर का कोड उठा के वहाँ पर मेंशन करते हैं
कि ये वाला कलर वो अपनी वेबसाइट पर डिमांड कर रहे हैं। उसको इतना प्रिसाइज, इतना एग्जैक्ट बनाना होता है हम लोगों को। अच्छा, फिर इस एसआरएस को लेकर हम लोग बनाते हैं डिजाइन। अच्छा, डिजाइन बनाने के लिए डिफरेंट टूल्स हैं। डिफरेंट टूल्स का मतलब है कि बहुत सारे टूल्स ऐसे यूज होते हैं जैसे डिजाइन, जिनसे डिजाइन बनता है। बहुत सारे टूल्स का मतलब जैसे हम लोग टाइपस्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इसी तरह डिजाइनिंग के लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट यूज है फिग्मा। फिग्मा के अलावा आ जाता है स्केच, उसके अलावा फोटोशॉप में भी करते हैं लोग। उसके बाद आ रहा है एडोब का इन डिज़ाइन, और इसके अलावा कौन सा टूल यूज़ होता है? मेन यही 3-4 टूल हैं जो मैंने अभी तक यूज़ किए हैं, और भी टूल्स यूज़ होते होंगे। तो मेन ये जो टूल है वो यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब फिग्मा में किस तरह से डिज़ाइन फाइल बनती है। अच्छा, ये एक डिज़ाइन फाइल आ गई है मेरे पास, डमी डिज़ाइन फाइल है। अच्छा, अब इस डिज़ाइन फाइल में ईच एंड एवरीथिंग मेंशन्ड है। मैंने इस बटन को सिलेक्ट किया, अब मुझे सारा पता चल रहा है इस बटन की विड्थ कितनी है, 124 पिक्सल, हाइट कितनी है, 42 पिक्सल्स, कलर क्या है, ये वाला। ये उन्होंने सारे के सारे कलर बताए हुए हैं कि यहाँ पे जो कलर है वो ग्रे 50 है, ग्रेडियंट दिया हुआ है, सारे की सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर हम लोग को प्रॉपर डिज़ाइन बना के देते हैं। फिर इस डिज़ाइन को लेकर आगे डेवलपमेंट शुरू होती है। फिग्मा, फिग्मा की एप्लीकेशन भी है और फिग्मा जो है वेब बेस भी है। फोटोशॉप में भी हो सकता है, लेकिन फोटोशॉप में लोग इतना करते नहीं, क्योंकि फोटोशॉप में इतनी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है हमें। फोटोशॉप में हमें वो एक इमेज जनरेट कर देते हैं एचडी क्वालिटी में कि आप इसको देखते हुए बना लें। यानी जो लो क्वालिटी या सॉरी लो बजट क्लाइंट होते हैं वो फोटोशॉप वगैरह यूज़ करते हैं। इसके बाद स्टार्ट होती है हमारी डेवलपमेंट। आगे डेवलपमेंट के डिफरेंट फेजेस हैं। सबसे पहले स्टार्ट होती है यूआई डेवलपमेंट। यूआई डेवलपर का, ये यूआई डेवलपर करता है। तो यूआई डेवलपर जो होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है एचटीएमएल एंड सीएसएस में और ट्रांजिशंस में। फॉर एग्जांपल, वेबसाइट के ऊपर एनिमेशंस कैसे लगानी है, डिफरेंट डिफरेंट, उसको ये सारे काम में एक्सपर्टीज हासिल होती है कि हम लोग कैसे करेंगे कि अगर एचटीएमएल का कोई पेज आ गया है उसको सीएसएस कैसे लगानी है, कलर वगैरह, ये सारे के सारे काम कैसे करने हैं, इस सारे का सारा काम यूआई डेवलपर देखता है। क्योंकि हमारा जो काम है, हमारा काम यूआई बनाना नहीं है, यानी जो हम लोग कोर्स में सीख रहे हैं, हमारा काम लॉजिक्स लिखना है, फॉर लूप लगाना है, फंक्शंस बनाना है, एपीआईज बनाना है, हमने वो काम करना है। तो हमारा ज़्यादा फोकस होता है कि हम लोग इसके ऊपर काम ना ही करें। मतलब एज अ फ्रीलांसर में काम करना भी पड़ता है कि अगर आप सिंगल पर्सन है तो फिर आप यूआई भी बना रहे होते हो, लॉजिक्स भी लिख रहे होते हो, लेकिन अगर आप किसी अच्छी कंपनी में या वेल बिल्ड कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पर यूआई डेवलपर अलग से होता है। उसके मतलब फ़ायदे हैं कि आपको काम स्पीड हो जाता है क्योंकि उसका एक्सपर्टीज इसी में है, और काम ज़्यादा एफिशिएंट होता है, वो ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन बना देता है, उसको ज़्यादा क्लियर बताता है। लेकिन अब इसके ऊपर हम लोग क्यों फोकस नहीं है? यूआई डेवलपर के लिए भी कोर्स हो सकता है। इसको हम लोगों ने एक साइड पर इसलिए करना शुरू कर दिया है कि इसके लिए बहुत सारे यूआई टूल्स आ गए। इंट्रोड्यूसिंग विजुअल को पायलट, अ बेटर फिग्मा टू कोड वर्कफ्लो।
ये आपका कोड डिज़ाइन लेगा, आउटपुट हमें जनरेट कर देगा, डिज़ाइन टू कोड, डिज़ाइन लेगा कोड कर देगा, यानी 50-60% ये काम कर देता है, थोड़ा बहुत यूआई डेवलपर सेट करके और फिर हमारे पास वो कोड आ जाता है। वो HTML CSS की फाइलें हमें बना के दे देते हैं। ये कैसे काम करता है ये सारे के सारा आप लोग रेफरेंस इसका पढ़ सकते हैं। builder.io के नाम से टूल है। डेवलपर किन किन फ्रेमवर्क्स में कोड एक्सपोर्ट करके दे सकता है, ये लिस्ट आ गई है हमारे पास। रिएक्ट है, नेक्स्ट है, क्विक है, गेट्सबी है, एंगुलर है, यानी जितने भी लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स हैं सारे में कोड हमें एक्सपोर्ट करके दे सकते हैं। तो यूआई वाला तो यहाँ पे हमें क्लियर होगा कि अब हम यूआई की तरफ क्यों नहीं जाना चाह रहे। अगर हमें ये करना है तो हम डिज़ाइन की तरफ जा सकते हैं, यूआई कोडिंग ऑटोमेट हो गई काफ़ी हद तक। हाँ, वो फिग्मा डिजाइन, फिग्मा ही इसको दे देंगे, वो ऑटोमेटिकली कोड जनरेट कर देगा फिग्मा से देखते हुए। ये फिग्मा फाइल है ना, यहाँ पे उसको शेयर करके उसको लिंक प्रोवाइड कर देंगे एंड ही इज गुड टू गो। अच्छा जी, उसके बाद फिर काम आता है डेवलपर्स का, जो मेनली डेवलपमेंट कर रहे होंगे, और डेवलपर आएंगे सबसे पहले आएगा फ्रंट एंड, डेवलपर। यूआई से वो जो कोड हमें HTML CSS मिलेगा, वो सारा का सारा फ्रंट एंड डेवलपर को दे दिया जाएगा। फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या है कि वो फ्रंट एंड की लॉजिक्स को देखता है। फ्रंट एंड की लॉजिक्स का मतलब है कि मैंने फेसबुक पर जाकर लॉगिन करना है, तो मैं इनपुट में जाके अपनी ईमेल दूंगा और पासवर्ड दूंगा। तो अब वो फ्रंट एंड डेवलपर देखेगा कि इस ईमेल और पासवर्ड को उठाकर डेटाबेस के पास या सर्वर के पास कैसे भेजें। सर्वर से रिस्पॉन्स आ गया है कि भाई ये बंदा ठीक है, वैलिड है, ये इसकी आईडी है, ये प्रोफाइल पिक्चर है, ये सारी सारी चीज़ें आ गई, ये शो कैसे करवानी है, जेसन फाइल आएगी, उस जेसन फाइल के साथ कैसे खेलना है, उसको कैसे शो करवाना है, ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक क्लोथ सेलिंग स्टोर है तो आपको किस किस चीज़ का ख्याल करना है, क्या आपको इस चीज़ का ख्याल करना है कि साइज वो सिलेक्ट करे या ना करे, कलर शर्ट का सिलेक्ट करे या ना करे, डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं ना। तो वो सारे की सारे ऑप्शन आप लोग ये फ्रंट एंड डेवलपर देखते हैं कि फ्रंट एंड के ऊपर डाटा कैसे मैनेज हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक दराज को देखा हो तो दराज पर ना लाखों प्रोडक्ट्स इस वक्त लिस्ट है, लेकिन लाखों एक दफ़ा लोड नहीं हो जाती, थोड़ी थोड़ी करके लोड हो रही है। वो ये फ्रंट एंड डेवलपर देखता है कि उसको कितनी चाहिए एट अ टाइम कि उसकी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन हेल्ड ना हो, और फिर उस लिहाज से APIs वगैरह बनवाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो अब फ्रंट एंड डेवलपर का काम है कि वो सारी सारी चीज़ें देख रहा है, रिडक्स मैनेजमेंट टूल में स्टेट मैनेजमेंट कैसे हो रही है, मोबाइल स्क्रीन पर ये कौन सा डाटा शो करना है, कौन सा डाटा नहीं शो करना, मोबाइल स्क्रीन पर डाटा कहाँ से कहाँ जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी की सारी चीज़ें फ्रंट एंड डेवलपर देखते हैं। उसके बाद होता है बैक एंड डेवलपर। बैकएंड डेवलपर का काम क्या है, बैकएंड डेवलपर सारा का सारा बैकएंड बिजनेस लॉजिक को देख रहा होता है। बिजनेस लॉजिक का मतलब है कि अगर कोई यूजर साइन अप कर रहा है तो उसका डाटा पहले चेक करना है कि ईमेल पहले एग्जिस्ट तो नहीं करती, फिर उसको नया डाटा यूजर बना के स्टोर करवाना, फिर अगर यूजर लॉगिन कर रहा है तो उस लॉगिन की लॉजिक लिखना, फिर अगर यूजर ने फॉरगेट पासवर्ड किया है उस फॉरगेट पासवर्ड की APIs लिखना, और भी जो फॉरगेट ईमेल हो सकता है, OTPs आने हैं, और उसके अलावा अगर ई-कॉमर्स है तो पेमेंट मेथड इंटीग्रेशन करना, AI इंटीग्रेशन करना, ये सारे के सारे काम बैकएंड डेवलपर कर रहा होता है। और अगर किसी को ये तीनों काम ही आते हैं तो उसको हम पहले बोलते थे फुल स्टैक डेवलपर। पर अब आगे इस फुल स्टैक डेवलपर की डेफिनेशन चेंज हो गई है। अब आपको डेवऑप्स भी आना चाहिए, यानी डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, क्लाउड कैसे परचेज करना है, कितना लगेगा,
ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपने देखा हो तो हम लोग वो ऐड कर रहे हैं, डॉकर है, कुबरनेटिस है, काफका है, इस तरह की चीज़ें अभी कोर्स में ऐड की हैं, सिलेबस में ऐड हुई हैं। तो उसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें उन्हें आनी चाहिए, और भी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, एआई इंटीग्रेशन आनी चाहिए, थोड़ा बहुत जनरेटिव एआई का पता हो क्या है, ब्लॉकचेन का आइडिया होना चाहिए। तो फुल स्टैक डेवलपर अब ऐसे बन ये जीपीटी के आने के बाद की बात है। जीपीटी से आने से पहले ये इसी को फुल स्टैक डेवलपर कहते थे कि अगर आपको वन स्टैक आता है, डेटाबेस आती है और ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो। डेटाबेस आता है, फ्रंट एंड आता है, बैक एंड आता है, फुल स्टैक डेवलपर। अच्छा, डेवलपमेंट होने के बाद उसके बाद उसकी टेस्टिंग वगैरह होती है, साथ साथ भी होती है। उसके बाद प्रॉपर एक टेस्टिंग का भी मॉड्यूल रखा जाता है जहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस होता है, सारे के सारे काम हो रहे होते हैं। और उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल आता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि हम लोग अपनी वेबसाइट का कोड का बिल्ड बना के किसी ना किसी वेबसाइट पे या किसी ना किसी डोमेन के साथ उसको इंगेज करते हैं, किसी ना किसी सर्वर पर उसको डिप्लॉय कर देते हैं। जैसे आज जाके मैं जाके लिखता हूँ technosat.com, तो किसी ना किसी सर्वर पे पढ़िए, वहाँ से वो उसका जितना भी डाटा है वो मुझे शो कर रहा है। मैं ईमेल सेंड करता हूँ तो वो ईमेल किसी सर्वर के थ्रू होके जाती है। मैं व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर रहा हूँ तो वो पहले जाके व्हाट्सएप की डेटाबेस में, व्हाट्सएप के सर्वर में स्टोर हो रहा है और फिर बाद में अगले बंदे को जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिप्लॉयमेंट में आती हैं कि हमें सर्वर कौन सा बाय करना है, हमें कौन सा सर्वर रिक्वायर्ड है हमारी एप्लीकेशन के लिए, हमें किस तरह का सर्वर चाहिए, हमें सर्वर लेस चाहिए है कि सर्वर चाहिए। अब सर्वर लेस और सर्वर में क्या फ़र्क है कि सर्वर लेस में आपका जो सर्वर होता है उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई लिमिट्स नहीं होती। आप क्लाउड पे डिप्लॉय कर देते हो तो बड़ी बड़ी कंपनीज के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप अनलिमिटेड उन्हें यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली हमें उनका पे करना पड़ता है, लेकिन कुछ होते हैं जो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, जो अपना कस्टम सर्वर बनाते हैं। अब कस्टम सर्वर का क्या मतलब है कि अगर आप देखें ना, यूनिवर्सिटीज़ की कंप्यूटर लैब्स में अक्सर एक साइड पर काला डब्बा सा पड़ा होता है, उस काले डब्बे के अंदर भी कंप्यूटर ही है, सिस्टम ही है, सीपीयू ही है, रैम ही लगा हुआ है, लेकिन वो सर्वर क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगी हुई है चीज़ें, रैम हो गया, सीपीयू बहुत ज़्यादा रैम में लगा हुआ है, वो सारे के सारे कंप्यूटर्स को पावर दे रहा होता है, वो सारे की सारी एप्लीकेशन को, वेबसाइट को, यूनिवर्सिटीज़ की पावर दे रहा होता है। अब अक्सर ऐसा होता है कि जब बोर्ड का रिजल्ट आता है, मैट्रिक का या इंटरमीडिएट का, तो वो वेबसाइट उनकी डाउन हो जाती है। वेबसाइट क्यों डाउन हो रही है? क्योंकि उन्होंने सर्वर बनाया है 1000 यूज़र के लिए, फॉर एग्जाम्पल यूज़र आ गया 1200, सर्वर डाउन है। तो हमें इस तरह से सारी की सारी स्ट्रेटजीज, ये सारे का सारा काम डेवऑप्स इंजीनियर या डिप्लॉयमेंट इंजीनियर करता है कि उसको ये देखना होता है कि हमारा सर्वर डाउन ना हो। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब जैसे कुबरनेटिस आ गया, जेंकिन्स आ गया है, डॉकर आ गया है, और अब ये सारी चीज़ें मिला के हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। हम उसमें कोड लिख देते हैं कि अगर हमारा 80% सर्वर की रैम यूज़ हो गई है, 4 एंड 10% एक्स्ट्रा बाय करो। अब चूँकि मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। गूगल डाटा सेंटर, अच्छा अब यहाँ पर आपको इमेज देख के बिल्डिंग का आइडिया हो रहा है बिल्डिंग कितनी बड़ी है। अब इस बिल्डिंग के अंदर, या बल्कि इसमें ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि ये सारी सारी सोलर पावर्ड बिल्डिंग है, ये सारी की सारी बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग इस तरफ आ रही है, एक इस तरफ है। अच्छा, अब इस बिल्डिंग के अंदर क्या है? ये, और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ही सीपीयू है, रैम है, सीपीयू है, रैम है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, मदरबोर्ड्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे सिस्टम को पावर देने के लिए यूज़ होती हैं। तो हम लोग इनके सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हैं और इनके पास अनलिमिटेड स्पेस मौजूद है, क्योंकि गूगल के पास ऐसा है डाटा सेंटर एक नहीं है, बहुत सारे डाटा सेंटर और डिफरेंट जगह पर डाटा सेंटर है। तो हम लोग ये कोड कर देते हैं कि भाई अगर मेरी 80% रैम यूज़ होगी, 4 एंड 10% एक्स्ट्रा बाय करो, 20% एक्स्ट्रा बाय करो। तो इससे पहले कि हमारा 100% यूज़ हो, सर्वर डाउन हो जाए, पहले ही हम लोग, हमारे पास एक्स्ट्रा रिसोर्स मौजूद होता है।
अब अगर हमारा दोबारा से बैक आ गया, फॉर एग्जाम्पल हमारा रिजल्ट वाले दिन तो ज़्यादा यूज़ हो गया, लेकिन रिजल्ट से एक्स्ट्रा बाकी दिनों में हमारा यूज़ नहीं हो रहा, तो वो बाकी सारे दिनों में रिसोर्स ज़ाया हो रहा है, तो फिर सर्वरलेस क्या करता है, वो रिसोर्स वापस कर देता है कि अगर मेरा यूज़ हो रहा है तो मैं उतना पे करूँगा, अगर यूज़ नहीं हो रहा तो मैं पे नहीं करूँगा। सर्वर या जो हमारा हम कस्टम सर्वर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बोर्ड वाले जाके इतनी मशीनरी ले आए कि वो एक रिजल्ट वाले दिन को टैकल कर सकें, तो बाकी 360 62 दिन वो सारा सर्वर जाया है, क्योंकि कभी भी रिजल्ट के दिन के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि उनके सर्वर पर इतना लोड पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अब हमें देखनी है, मैनेज करनी होती है, ये सारा का सारा काम डेवऑप्स इंजीनियर करता है। अच्छा, अभी होता ये है कि मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट कैसे हुआ था। ये जितनी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज है ना, जैसे अमेजोन हो गया है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, अलीबाबा है, जितनी बड़ी बड़ी सर्वर कंपनीज हैं, तो ये नॉर्मल इन्होंने भी अपने कस्टम सर्वर बनाए हुए हैं, इन्होंने गूगल वगैरह से लिए हुए, तो इनके कस्टम सर्वर हैं। तो कस्टम सर्वर वैसे तो ठीक चल रहे थे, जब ब्लैक फ्राइडे सेल आई या क्रिसमस की सेल आई तो इनके सर्वर भी डाउन हो गए। अब ऑब्वियसली बात है, चूंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट थी, बिजनेस माइंड बंदे थे, वो फौरन से गए मार्केट में, उन्होंने हार्ड रैम बाय चीज़ें बाय की और बड़े बड़े सर्वर बना दिए कि सर्वर डाउन ही ना हो। अब उन्होंने देखा कि भाई सर्वर तो डाउन वैसे ही नहीं हो रहा पूरा साल, सिर्फ 2-3 दिन डाउन हो रहा है, तो अब उन्होंने क्या किया है कि इस चीज़ को एज अ सर्विस सेल करना शुरू कर दिया कि हम हार्ड रैम को सेल कर रहे हैं कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले लो। अब बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं, बोर्ड वाले खुद से अपना सर्वर बना रहे हैं, उन्होंने खुद अपने पास रैम हार्ड रखी हुई है ताकि कोई और डाटा ना देख सके इनका। मतलब अब अगर गूगल का डाटा, गूगल का सर्वर लिया हुआ है, तो मेरी वेबसाइट पे जितने भी यूजर का डाटा है वो गूगल एक्सेस कर सकता है। व्हाट्सएप या अगर मैंने अमेजोन का लिया है वो अमेजोन एक्सेस कर सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने कस्टम सर्वर रखा हुआ है या लोकल सर्वर रखा हुआ है। डेवलपमेंट के बाद लास्ट स्टेज आती है मेंटेनेंस, जो कि लाइफ लॉन्ग चलती है।